हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि परंपरागत तौर से अपन पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, सामान्य परिचय पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं और उसके जो कार्य क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसी प्रकार से अभी हम देखते हैं। पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। देखो, पृष्ठभूमि के तौर पर जैसे कि अपन ने जो लोक सेवा आयोग के बारे में जो पृष्ठभूमि पढ़ी थी 1935 तक, तो लोक सेवा आयोग और उसके बाद में जो पृष्ठभूमि थी ऑलमोस्ट सेम ही होती है दोनों की, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, उसमें उसको फेडरल सर्विस कमीशन बोल दिया जाता है और दूसरी पार्टों में मतलब जो लोक सेवा आयोग था उसको फेडरल सर्विस कमीशन और प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। और उसी के तौर पर 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है, उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 का क्लॉज 1 के अनुसार प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा आता है एमपीपीएससी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में था ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ था कि उस समय तक, यानी 1 नवंबर 1956 तक, उससे पहले और 1 नवंबर 1956 और 15 अगस्त 1947 तक क्या हुआ था, एमपीपीएससी से पहले क्या था, एमपीपीएससी नाम का शब्द नहीं था, यानी मध्य भारत आयोग था। जो मध्य भारत वाला पोर्शन था वहाँ पे मध्य भारत आयोग था, लेकिन भोपाल हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया, है ना, यहाँ पर कोई आयोग नहीं था। तो इनकी परीक्षा कौन कराता कंडक्ट? यूपीएससी कंडक्ट कराता था। फिर आता है 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है और संविधान की अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। उसकी धारा 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर एमपीपीएससी का गठन हो जाता है। ये रिसेंटली जो 2020 का प्री हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपीपीएससी का गठन किस धारा के तहत हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर एमपीपीएससी का गठन होता है। अब सामान्य परिचय देखो, अपन ये जो बैकग्राउंड है इसमें इतना ही देखा है। भारत शासन अधिनियम होता है, वहाँ पे प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। 26 जनवरी 1950 आता है, तो संविधान के अनुच्छेद 315(1) के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। एमपीपीएससी पहले नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो एमपीपीएससी कहाँ से होगा। तो मध्य भारत ऐसे 3-4 पार्टों में मध्य प्रदेश का डिवीजन था, है ना। तो एमपीपीएससी से पहले मध्य भारत आयोग था और भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र का कोई आयोग नहीं था, तो यूपीएससी परीक्षा आयोजित करता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनता है, उसी समय पे एमपीपीएससी का गठन होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) तथा संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। अब आता है सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। देखो, सामान्य परिचय में देखा जाता है तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और साथ ही साथ में इसकी एमपीपीएससी की भी स्थापना होती है उसी दिन। अधिसूचना, ये जो अधिसूचना लिखी गई है 27 अक्टूबर 1956 को, राष्ट्रपति उस टाइम सबको पता है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होंगे, तो उन्होंने अधिसूचना जारी करते हैं। आधार क्या है? आधार अपन ने देखा है अभी कि अनुच्छेद 315 जो कि भाग 14 यूपीएससी से संबंधित है, ठीक है। जो भाग 14 अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की 1956 था, उसकी धारा 118 के तहत आधार क्या होता है? देखो, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है। आधार होता है संविधान का अनुच्छेद 315 का भाग 14 का अनुच्छेद 315 और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। प्रकृति क्या है? संवैधानिक निकाय होता है, मुख्यालय इसका इंदौर में होता है। प्रथम अध्यक्ष डीवी रेगे होते हैं 1 नवंबर 1956 से लगा करके 17 सितंबर 1957 तक। वर्तमान में राजेश लाल मेहरा आएंगे, जो कि 18वें नंबर के मध्य प्रदेश आयोग के अध्यक्ष होंगे। प्रथम परीक्षा 1958 में, और इसमें जो अध्यक्ष जितने बने हैं अभी तक कोई महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। सदस्य 4 होते हैं अध्यक्ष के बिना, सचिव उप सचिव भी होते हैं। और उसके बाद में देखो, जब मध्य प्रदेश की अपन वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखता है, सपने होते साकार, यहाँ मिलता है मेहनत का फल, है ना। ये और असफलता का ट्रैफिक सिग्नल एक लाल बत्ती की तरह होता है, जैसे लाल बत्ती होती है, फिर हरी होती है,
यानी स्थायी नहीं होती है वो। जब ट्रैफिक हो जाता है तो लाल हो जाती है, उसके बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है तो हरी हो जाती है, तो रुक गए, उसमें क्या रुकना होता है, फिर चलना होता है, लेकिन मंजिल ज़रूर मिलती है ना। एक बार इसको वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं। आयोग था, सेवाएं को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, अनुच्छेद 308 से 314 तक रहती हैं। और जो लोक सेवा आयोग रहता है जिसमें अनुच्छेद 315 से लगाकर 323 तक रहते हैं। अभी जो पिछले अपन ने जो लोक सेवा आयोग पढ़ा था उसकी अनुच्छेद ऑलमोस्ट सेम ही है, एजिटिस है, बस राष्ट्रपति राज्यपाल ये शब्द हो जाता है ज़्यादा तरीका से। तो 315 एक देखते हैं, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग बन जाता है ना। 315 एक तो यही बोल देता है कि राज्यों में एक राज्य लोक सेवा आयोग SPSC होनी चाहिए, SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। अनुच्छेद 316 के बारे में देखा जाता है तो इसमें क्लॉज आएंगे, जैसे 316 एक का क्लॉज होता है, ये क्या बोलता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यता के बारे में बोला गया। क्या बोला गया, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यताओं के बारे में। अब इसमें क्या है, जैसे कि अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। योग्यता क्या होती है, योग्यता ऑलमोस्ट सेम ही होती है कि जैसे लोक सेवा आयोग की कि आधे सदस्य होते हैं ना जो भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का उनको प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसे जो सदस्य होते हैं उनको अपन क्या बना सकते हैं, इसमें सदस्य बना सकते हैं, है ना। दूसरा आता है 316 एक का एक, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष, जैसे कोई अध्यक्ष का पद नियुक्त रिक्त हो जाता है उस टाइम कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। ऐसे किसी समय जो राजेश लाल मेहला थे वो भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त थे मध्य प्रदेश में। तो SPSC है, इसका राज्यपाल नियुक्ति करता है, जो कि 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था उसके तहत में। और अध्यक्ष पद रिक्त या अनुपस्थित होता है, तब अध्यक्ष पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो उस दौरान SPSC में नियुक्ति राज्यपाल करता है 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। और अनुच्छेद कौन सा आता है, 316 एक का एक, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। 316 दो पे आ जाते हैं, पदावधि और त्यागपत्र होता है। पदावधि स्टेट PSC के लिए 6 वर्ष की होती है और अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है ना। ऐसे संयुक्त PSC की होती है, लेकिन लोक सेवा आयोग के बारे में जाता है तो यहाँ पे 65 वर्ष हो जाता है, 6 वर्ष की 62 वर्ष की, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। और अनुच्छेद 316 के क्लॉज 3 में उसी पद पर नियुक्ति नहीं होती है ना, पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 317 में आते हैं। अनुच्छेद 317 में क्या है कि 317 एक का बोलता है कि अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बोलता है। चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे संयुक्त PSC हो, सब में जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। यहाँ पर अपन स्टेट PSC के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट PSC में हटाने का दायित्व अधिकार किसके और राष्ट्रपति को होगा। आधार साबित कदाचार होता है। प्रक्रिया क्या होती है, अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद में, और यदि जांच हो जाती है तो बाध्यकारी होती है। और जिस दौरान जांच हो रही होती है, अनुच्छेद 317 के 2 के तहत जांच के दौरान ये निलंबन कर देता है। निलंबन कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 317 3 के तहत अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की अन्य आधार है, जैसे कि दिवालिया हो जाए, ठीक है, बैंक वगैरह का पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उनको दिवालिया कहते हैं। अन्य वैतनिक कार्य, नौकरी तो कर रहा है उसके साथ में कुछ और कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि सर्विस बाधा हो तो अनवैतनिक कार्य, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो उनको हटा दिया जाता है। 317 4 में कदाचार है ना, तो निगमित कंपनी से करार कर लिया जाता है या भारत से राज्य सरकार में टेंडर वगैरह ले लेते हैं, किसी संविदा के इच्छुक हो जाते हैं तो उस दौरान उस केस में हटा देते। 317 4 में कदाचार कहते हैं इसको। 318 पे आ जाते हैं, अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में आएगा। यहाँ पर सदस्य की संख्या कितनी, वेतन कितना है, ऐसी सेवा शर्तें होती हैं तो इनके बारे में राज्यपाल ही निर्धारित करता है स्टेट PSC के केस में। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम आया था 1973 में, उसके अनुसार जो इसकी धारा 3 होती है उनके अनुसार अधिकतम सदस्य की तो 5 हो सकते हैं। इनके वेतन कैसे होते हैं, जैसे अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष की वेतन कैसे हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, और सदस्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अनुच्छेद 319 के बारे में आते हैं। आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति के बारे में बोला गया है। देखो कैसे नियुक्ति वगैरह हो सकती है इनके बारे में, कि अध्यक्ष हो गया वो केवल मात्र कहाँ पर क्या बन सकता है, या तो UPSC का अध्यक्ष बन सकता है या UPSC का सदस्य बन सकता है या किसी अन्य SPSC का स्टेट PSC का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है।
और सदस्य के बारे में बोला जाता है तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यानी जो अध्यक्ष बन सकता है वो तो हो ही सकता है, लेकिन एक एडिशन और है इसमें, यूपीएससी का अध्यक्ष या यूपीएससी का सदस्य या उसी या अन्य एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, ये होता है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में वर्णन हैगा। 320 एक क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों में या राज्य की अपन एसपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के बारे में होगा, है ना। और दूसरा क्या है, राज्य की या यूपीएससी भी साथ में दिया गया है, थोड़ा याद करने के लिए, बार बार रिवीजन करते हैं तो आराम से याद हो जाती है कोई चीज़ें। तो जो सेवाएं होती हैं उनमें नियुक्ति की सहायता करेगा, सीधा सा आएगा। 320(3) में क्या है, जो एसपीओसी स्टेट पीएससी होती है, सलाह दे सकता है कौन कौन, सिविल सेवा के नियम, परीक्षा प्रणाली, पदोन्नति, स्थानांतरण, इन सब के बारे में सलाह दे सकता है। 320(5) में क्या है, राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियम, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल जो उसको 14 दिनों के अंदर विधायिका के समक्ष में रखे जाने होते हैं, कंपलसरी होते हैं ये चीज़ें। 321 में क्या है कि जो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार हो गया। 320 में कार्य पढ़े थे कि सलाह वगैरह देना है, ठीक है, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, ट्रांसफ़र वगैरह ये सब चीज़ होती हैं। और कार्यों का विस्तार जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी किसको, संसद के समक्ष रखता है, और एसपीएससी होती है और राज्य विधानमंडल के समक्ष। और 322 में खर्चे वगैरह होते हैं, जो एसपीएससी होती है उसके व्यय खर्चे राज्य की संचय निधि पर भारित होते हैं, और जो यूपीएससी होते हैं उनके भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। 323 में क्या है, आयोग की रिपोर्ट होती है, जो एसपीएससी स्टेट पीएससी राज्यपाल को देता है। राज्यपाल जो हर एक राज्य में उसकी राज्य विधानमंडल होती है तो हर एक साल राज्य विधानमंडल में इस रिपोर्ट को देता है, जो कि एसपीएससी देता है। सेम यूपीएससी की किस्म होता है, यूपीएससी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति हर साल संसद में अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। अब आते हैं अपन लोक सेवा आयोग की संरचना कैसी है, ठीक है। हालांकि अपन ने देख लिया है लेकिन एक बार तब भी देख लेते हैं इसको, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। क्या होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अभी देखा जो 1973 के जो नियम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तो उसमें मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली जो लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है और यह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य नियम 1973 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार नियुक्ति कौन करेगा सदस्यों की, राज्यपाल करता है, अपन ने देखा था अभी। और दूसरा जो कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। कौन से 15वें संविधान संशोधन 1963 में ऐसा नियम आया था। और फिर आता है 316(2), इसमें त्यागपत्र के बारे में, त्यागपत्र राज्यपाल को दे, हटाने की प्रक्रिया लेकिन किसकी, राष्ट्रपति की है। यहाँ पर देखा है त्यागपत्र किसका, राज्यपाल को, पदावधि 6 वर्ष और 62 वर्ष होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 145 के तहत, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पर इसको अध्यक्ष सदस्यों को हटा देगा। ये 317(2) में निलंबन कर सकता है, जब जांच हो रही है उस दौरान राज्यपाल निलंबन कर देगा। 317(3) में हटाने के अन्य आधार जैसे कि दिवालिया हो जाए, अन्य वैतनिक कार्य हो जाए, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाए। सदस्यों की योग्यता का वर्धन निर्धारण संविधान में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो 316(1) है इनके अनुसार आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते होंगे, है ना। अब इसके कार्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन होता है, ठीक है, बिल्कुल। राज्य सरकार की जो राज्य सरकार में नियुक्ति करना है तो परीक्षा का संचालन कौन करेगा, एमपीपीएससी करेगा। राज्य की जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा निर्देशित करने पर किसी विषय पर सलाह मशवरा कौन देता है, अभी देखा था 320 में, सलाह वगैरह देने का, नियुक्ति वगैरह करने का, ठीक है, स्थानांतरण वगैरह करने का, ये सब काम किसका रहता है, एमपीपीएससी का रहता है ना। और 323 जो अनुच्छेद है वहाँ पर लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ पर रखता है, विधानमंडल में हर एक साल रखता है। लोक सेवा आयोग से और भी काम आएंगे, जैसे कि अपन लोक सेवाओं की निंदा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये 62 वर्ष का हो गया भाई, 60 वर्ष का हो गया, ऐसे 62 वर्ष का, तो उस टाइम पे रिटायरमेंट भी देना है। पद से मुक्त करना, बर्खास्त करना है ना, कि भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो ये बर्खास्त भी करना है। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। ये काम तो है ही, लेकिन राज्य विधानमंडल को लगा कोई चुनाव वगैरह करवाना, ये सब होते हैं ना, तो ये भी इसको सब पकड़ा सकता है। अब आते जो सिविल सेवक होते हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है। इंपीरियल सिविल सेवाओं ने भारत में औपनिवेशिक शासन के स्टील फ्रेम के रूप में कार्य किया है, ठीक
ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात औपनिवेशिक नौकरशाही की व्यापक संरचना को यथावत बनाए रखा गया, किंतु उसकी नियंत्रणात्मक है ना जो भूमिका थी ना उसको विकासक भूमिका में बदल दिया गया था। सरकार का प्रमुख अंग होते हैं, ये प्रशासनिक मशीनरी को संचालित करते हैं। इसके साथ ही ये सरकार को समन्वय सेवा वितरण के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को निष्पादित करने में सहायता प्रदान करते हैं। विचारधारा और नीति निर्माण के दौरान विशेषज्ञ राय प्रदान करते हैं और प्रत्यायोजित विधायक के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षक होने के कारण सिविल सेवक प्रशासन के लगभग सभी क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता और निर्णयकर्ता के रूप में अपना कार्य करते हैं। और सुशासन की निरंतरता, ये राजनीतिक संक्रमण के दौरान प्रशासन में निरंतरता प्रदान करते हैं। संकट प्रबंधनकर्ता, जैसे आपदा वगैरह हो जाती है उस स्थिति में भी ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसमें सुधार की क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में बोला गया कि हमेशा एक तर्क होता है, कैसा तर्क की दिया जाता है कि न्यू इंडिया की दृष्टिकोण को समझने के लिए वर्तमान वास्तविकताओं के साथ तालमेल बनाने के हेतु सिविल सेवा में सुधार की कुछ ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए ऐसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे कि राज्यों को प्रशासित करना है, किंतु केंद्र के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी है। तो सिविल सेवक राज्य में सभी महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हैं, तथापि मुख्य रूप से इन्हें केंद्र के द्वारा ही अनुशासित किया जा सकता है। इस व्यवस्था को सहकारी संघवाद और विकेंद्रीकरण की भावना के अनुरूप परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का अभाव है। ऐसे मूलभूत पाठ्यक्रम जो होता है या मिड कैरियर प्रशिक्षण होता है प्राथमिक रूप से दल भावना पर केंद्रित होता है ना, और वर्तमान चुनौतियों को पूरा करने व क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए इन्हें पुनर्गठित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 311 आता है जिसमें संविधान और वैधानिक रक्षा उपाय जो ईमानदार सिविल सेवक होते हैं उनको अनुरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, और वे अक्षमता और निष्क्रियता भी उत्पन्न करते हैं। अक्षमता निष्क्रियता विकास एजेंडे को बंद कर देती है। और एकाधिकार और लाइसेंस इस टाइप के इशू होते हैं, जैसे कि 1991 में आधिकारिक रूप से लाइसेंस राज्य को समाप्त कर दिया गया था, परंतु यह अन्य रूपों में भी अभी भी जारी है। एक रूप परिवर्तन हो जाता है, काम तो वही होते रहते हैं जैसे कि आपको पता है। उदारीकरण के पश्चात भ्रष्टाचार हो गया, निम्न स्तरीय जवाबदेही हो गई, अपर्याप्त संसाधन आवंटन हो गया, उपयोग को बढ़ावा देता है। इससे सिविल सेवकों को जनता से अलगाव हो जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक अनुपालन और अस्थायी एवं मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण और ये सब मतलब अवरोध उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप 21वीं शताब्दी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भी भारत के प्रयासों का नेतृत्व सामान्यतः ही करते हैं। अब आते हैं केंद्रीय कुछ प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सेवा क्या देते हैं उनके प्रशिक्षण संस्थान। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के बारे में जो प्रशिक्षण संस्थान है लवासना है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी में है उत्तराखंड में। भारतीय पुलिस सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में है तेलंगाना में। भारतीय वन सेवा के लिए देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय उत्पाद सीमा शुल्क है ना, ये कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ट्रेनिंग स्कूल नई दिल्ली में है ना। भारतीय सूचना सेवा के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में है। भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल ये शिमला में है। आयकर सेवा के लिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में महाराष्ट्र में है। रेल सेवा के लिए रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। भारतीय डाक सेवा के लिए पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद में है। अब थोड़ा इनको तो एक आध दो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लवासना के बारे में देख ले। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1959 में मसूरी उत्तराखंड में होती है और 15 अप्रैल 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इनको घोषणा की जाती है। 1972 में नाम परिवर्तन होता है, लवासना LBS लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी नाम हो जाता है। लेकिन उसके 1973 में जो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाता है 1973 में जाके 1958 में गृह मंत्रालय के स्थान पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करना शुरू कर देता है। और उद्देश्य क्या होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के जो समूह होते हैं, समूह ए वाले के लिए सदस्यों को संयुक्त आधारित पाठ्यक्रम के जरिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण देता है। IAS एवं अन्य सेवाओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मेनली ट्रेनिंग का काम रहता है IAS वगैरह के लिए।
हमारा चैनल एग्जाम अध्ययन है, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि IPS की लिए होता है ट्रेनिंग के लिए। 15 सितंबर 1948 में माउंट आबू में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना होती है। 1967 में जाके नाम परिवर्तन हो जाता है इनका राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से। 1974 में नाम परिवर्तन हो जाता है राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कोली समिति की सिफारिश पर। 1975 में इसका हैदराबाद में स्थानांतरण हो जाता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य क्या होता है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेशकालीन तथा प्रवेश उपरांत भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के बारे में देख लो। 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना होती है। 1987 में नाम परिवर्तन हो जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय होता है। उद्देश्य क्या होता है? केंद्र एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होता है। विदेश सेवा संस्थान 1986 में नई दिल्ली में स्थापना होती है। भारतीय विदेश सेवा की व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना काम होता है। मध्य प्रदेश के संस्थान देख लेते हैं, जैसे कि RCVP नरोना प्रशासनिक प्रबंधकीय अकादमी, शीर्ष एकेडमी है मध्य प्रदेश की ट्रेनिंग के लिए, भोपाल में हो गई है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में हैगी। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज इंदौर में हैगा। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल में हैगी। ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में हैगा। पंचायत प्रशिक्षण कल भी देखा था मैं MPPSC की जब पढ़ रहे थे, अमरकंटक में हैगा। वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान इंदौर में हैगा। पुलिस यातायात के लिए भोपाल में हैगा। और वाणिज्यिक अधिकारी प्रशिक्षण कहाँ पे हैगा? इंदौर में हैगा। अब थोड़ा सा इनके ऊपर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नरोना प्रशासन अकादमी के बारे में देख लेते हैं। जो नरोना साहब थे, एक मतलब अपने मुख्य सचिव हुआ करते थे, पूर्व मुख्य सचिव RCV रोनाल्ड कार्लटन विवियन पेराडे नरोना, इनका पूरा नाम हैगा। स्थापना 1966 भोपाल में होती है। प्रारंभिक नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था, लेकिन 1967 में प्रशिक्षण आरंभ होता है और 2003 में ISO सर्टिफिकेट मिलता है इसको। 1975 में नाम परिवर्तन हो जाता है, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी होता है, लेकिन 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की स्मृति में नाम बदल दिया जाता है। 2015 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2016 में स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। और 10वां पॉइंट है कि मध्य प्रदेश शासन की सबसे सीरियस प्रशिक्षण संस्थान है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं। सागर में 1906 में बनी है। 1986 में मध्य प्रदेश पुलिस अधीक्षक यानी जो DSP होते हैं, है ना, और जो SI होते हैं, उनकी प्रशिक्षण का काम होता है यहाँ पे, है ना। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज इंदौर में तथा 2013 में स्थापित यहाँ पे भोपाल में हो गया था। भूमि राजस्व बंदोबस्त ग्वालियर में है। ठीक है, कंप्यूटर भू रिकॉर्डिंग के लिए इसका काम होता है। और एकादशी मतलब इसकी प्रशासनिक सुधार से संबंधित समितियाँ आएंगी, जैसे गुर्रेवाला समिति हो जाती है। 1951 में भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान को लाने में इनका भूमिका होती है, सिफारिश करते हैं। आइंगर समिति वगैरह होती है। PC होता समिति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। PC होता समिति मतलब एप्टीट्यूड के लिए होती है, कि एप्टीट्यूड की सिफारिश के लिए करती है MPPSC में। कोटारी समिति वगैरह होती है। ये जो प्रशासनिक सुधार हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। 5 जनवरी 1960 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठन होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाए। लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन राज्यपाल के परामर्श से हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यों को लोक सेवा आयोग से ही लिया जाए। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को वर्ष 1970 में समाप्त कर दिया गया था। ऐसे सेकंड प्रशासनिक सुधार आता है। इसमें क्या होता है कि गठन होता है 21 अगस्त 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। शासन में नैतिकता के लिए राज्य में जिला प्रशासनिक व्यवस्था को क्षमतावान बनाना है। प्रशासन को उन्नत करना है। सूचना का अधिकार, आतंकवाद से लड़ना है। और इसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2009 को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे अधिकरण है, केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, मध्य प्रदेश का अलग अधिकरण हो गया। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।